जय छत्तीसगढ़, जय जोहार। उज्ज्वल एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत है। तो बच्चों, आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है। मुझको पर्सनल व्हाट्सएप मैसेज भी आए हैं बहुत सारे इस चीज़ के लिए कि सर क्लासेस बहुत सही जा रही है, आप इसी तरह हमको पढ़ाते रहिए, फिर हमारा एग्ज़ाम डेफिनेटली निकल जाएगा, है ना। तो फिर भी अभी भी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस क्लास की रीच और बहुत ज़्यादा बच्चों तक होनी चाहिए और वो आप बच्चे ही इसको पहुँचा सकते हैं, है ना। मैंने इसके शुरुआत में इस वीडियो को बनाने के पहले मैंने एक छोटा सा वीडियो डाला था लगभग 4-5 मिनट का, जिसमें मैंने पिछले कुछ वर्षों में आए हुए प्रश्नों को बताया है कि कैसे कैसे प्रश्न लिए जा रहे हैं और ये पूरा वीडियो उसी के ऊपर बेस है। चाहे वो स्थान हो, चाहे वो आपका चर्चित व्यक्तित्व हो, पुरस्कार हो, रैंकिंग हो, ये सारी चीज़ों को लेकर ही मैं इस क्लास को मैंने स्टार्ट किया था। तो ये फ़ायदा तभी है सभी बच्चों को जब अधिकाधिक लोगों तक इस क्लास की जानकारी मिले। तो काइंडली आप लोगों से निवेदन है कि छत्तीसगढ़िया के सभी लइका मन ला आप मन ह एक क्लास ला पहुँचाओ। ठीक, तो चलो आज के क्लास ला हम स्टार्ट करथन। सबसे पहली हमार मन के जो भारत के जो पोर्शन है वो तो कंप्लीट हो गए हैं। जब का एरिया हमन ला देखना रही, चाहे वो स्थान हो, चाहे वो आपके चर्चित व्यक्तित्व रहे, चाहे आपके वो चर्चित व्यक्तित्व रहे, चाहे वो पुरस्कार रहे, है ना, उस सब ला हमन देख रहे हैं। अब हमन देखबो आज के क्लास में अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल रिलेशंस या अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ को इसको हम एक क्लास में, सिंगल क्लास में हम खत्म करना चाहेंगे, है ना। मैं कोशिश करूंगा एक सिंगल क्लास में ये हो जाए। तो इसमें सबसे पहले है आपका रैंकिंग। इसको याद करो, चलो इसको याद करना है। इंटरनेशनल रैंकिंग में भारत का स्थान। वन, 3, 4, 7, 13, 38, 40, 40, 46 एंड 47। इस रैंकिंग को ध्यान से सुनना, सुनने से ही ये याद होगा। वर्ल्ड में पॉपुलेशन में भारत नंबर 1, वर्ल्ड के पॉपुलेशन में भारत नंबर 1। हथियारों के इंपोर्ट में यानी हथियारों के आयात में भारत नंबर 1। ये है पहला रैंकिंग भारत का। नंबर 3 का जो रैंकिंग है, ठीक, नंबर 3 का जो रैंकिंग है, इसके अंदर हम लोगों ने सारी रैंकिंग को लिख के रखा है। ठीक, इसके अंदर हम लोगों ने सारी रैंकिंग को लिख के रखा है। तो नंबर 1 पर हथियारों का इंपोर्ट, ठीक है, नंबर 1 पर हथियारों का इंपोर्ट। और आपका दूसरा क्या है, आपका जनगणना। ठीक है, दूसरा क्या है आपका जनगणना। हाँ, नंबर 3 पे है आपका यूनिकॉर्न कंपनी। नंबर 3 पर है आपका यूनिकॉर्न कंपनी। ठीक है, नंबर 3 पे आपका यूनिकॉर्न कंपनी। यूनिकॉर्न यानी आपको जो एक वैल्यू के ऊपर हो जाती है जो, तो वैसी कंपनियों में भारत नंबर 3 पर। नंबर 4 में वर्ल्ड फायर पावर इंडेक्स। ये एक नया है इंडेक्स, वर्ल्ड फायर पावर इंडेक्स, यह है नंबर 4 पर। फिर जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक नंबर 7। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक रैंकिंग में नंबर 7। 3 हो गए, 4 हो गए, 1, 3, 4, 7। हथियार और जनगणना, यूनिकॉर्न, फिर आपका फायर पावर इंडेक्स और फिर आपका 7वें नंबर पर जलवायु परिवर्तन सूचकांक। नंबर 13 वर्ल्ड टेररिज्म इंडेक्स, आतंकवाद से पीड़ित देश। नंबर 1 अफगानिस्तान, नंबर 13 पर कौन है आपका भारत। तो एक तरफ रैंकिंग ये 50 के अंदर का हम लोग को एक साथ याद करना है। तो जनगणना, ठीक, हथियार, फिर आपका यूनिकॉर्न, फिर आपका नंबर 4 पे फायर पावर इंडेक्स, फिर आपका जलवायु परिवर्तन सूचकांक, प्रदर्शन सूचकांक, और नंबर 13 पर आपका सबसे लास्ट में है आपका नंबर 13 पे आपका ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। फिर 38 लॉजिस्टिक निष्पादन सूचकांक, अंतरराष्ट्रीय लॉजिस्टिक, सामान का जो रख रखाव करना है, सामान पहुंचाने के लिए जो लॉजिस्टिक जो होता है
उसमें परिवहन, बैंकिंग, मुद्रा, बाकी सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसको बोला जाता है लॉजिस्टिक निष्पादन। फिर लॉजिस्टिक निष्पादन कब होगा? जब आप प्रतिस्पर्धा करोगे। और प्रतिस्पर्धा कब कर पाओगे? जब आप नवाचार करोगे, इनोवेशन। प्रतिस्पर्धा, कॉम्पिटिटिवनेस, और फिर आपका नवाचार, इनोवेशन, ये दोनों में नंबर 40 इंडिया। ये आपका ग्लोबल लॉजिस्टिक, और फिर ये आपका नवाचार, और फिर ये आपका प्रतिस्पर्धात्मक। फिर ये कैसे देशों में हो पाएगा? ये जहां पर डेमोक्रेसी है। तो वर्ल्ड डेमोक्रेसी इंडेक्स, वर्ल्ड डेमोक्रेसी इंडेक्स। और 47 में है मोबाइल स्पीड। मोबाइल का जो स्पीड है, डेटा का जो है ना, उसके बारे में, ठीक है, भारत है नंबर 47 पर। तो इन सब चीज़ों को आप लिखते चलिएगा पहले, लेकिन याद कर लीजिएगा, ठीक है। पॉपुलेशन, मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ मैं, पॉपुलेशन और आपका हथियार, ठीक है, आर्म्स, आर्म्स के इंपोर्ट में नंबर 3 में है आपका यूनिकॉर्न कंपनी। नंबर 4 में है आपका फायर पावर इंडेक्स। नंबर 7 पर है आपका क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, परफॉर्मेंस इंडेक्स। फिर ये है आपका टेररिज्म। आप ऐसे ही याद कीजिए, सीक्वेंस में आपको याद हो जाएगा। फिर है आपका लॉजिस्टिक, फिर है आपका इनोवेशन, फिर है आपका कॉम्पिटिटिवनेस, प्रतिस्पर्धा, कॉम्पिटिटिवनेस, फिर है आपका डेमोक्रेसी, और फिर आपका क्या हो जाएगा? मोबाइल स्पीड। ये भी क्वेश्चन ले चुका है पहले, पीएससी के डायरेक्ट पेपर में नहीं, लेकिन दूसरे पेपर्स में ये ले चुका है। तो ये आप पहले अंडर 50 के याद कीजिए, अंडर 50 के याद कीजिए, तब आपको बाकी याद होगा। अंडर 50 के याद कीजिए, तब आपको बाकी का याद होगा। अंडर 50 के बाद हम चलते हैं बच्चों, अंडर 50 के बाद हम चलते हैं 80, 85, 87, 111, अस्सी में है आपका पासपोर्ट इंडेक्स, इंटरनेशनल पासपोर्ट इंडेक्स। 85 में है आपका भ्रष्टाचार, 85 में है भ्रष्टाचार सूचकांक। याद करते चलना साथ साथ में। 87 पे है आपका आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, इकोनॉमिकल फ्रीडम इंडेक्स। पासपोर्ट इंडेक्स, आपका करप्शन इंडेक्स, और आपका आर्थिक स्वतंत्रता, तीन ये। 1 से लेके 50 तक के बीच का वो अलग, 50 से लेके 100 तक के बीच का ये अलग, ठीक है। 50 से लेके 100 तक के बीच का ये अलग। फिर ये आपका ध्यान है आपको, क्या है ये? हंगर इंडेक्स, पढ़ा है आप लोगों ने। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर एक ये आ चुका है समावेशी सूचकांक, इंक्लूसिवनेस इंडेक्स, इंक्लूसिवनेस इंडेक्स। फिर एक होता है शांति सूचकांक, एक होता है प्रसन्नता सूचकांक। जो शांत है वो प्रसन्न है, जो शांत है वो प्रसन्न है। 126 में शांति और प्रसन्नता। और ये वो अवार्ड, ये वो है जो कुछ साल पहले पूछा था, जेंडर गैप, लैंगिक असमानता, 2020 के कोरोना काल में, ठीक है, इस क्वेश्चन को पूछा गया था, जेंडर इनइक्वालिटी को। तो ये पूरा का पूरा देखो, ये सारी चीज ऐसी जहां पे भारत में इधर शुरुआत में होना था, लेकिन भारत कहाँ है? पूरा पूरा पीछे। और ये है आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इकोनॉमिक्स में जो पढ़ते हैं मानव विकास सूचकांक, लेकिन ये 2021-22 का डेटा है, ठीक है। और फिर 161 में है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। ये देखो, ये इसमें तो एकदम हम लोग को शुरुआत में होना चाहिए था, डेमोक्रेटिक कंट्री है, शुरुआत में है,
4 पिलर होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। चौथा पिलर ये, इसको तो बिल्कुल फ्री होना चाहिए हमारे देश में। कहाँ है लेकिन ये देखो 161, मतलब मुझको तो वो जो लॉर्ड लिटन है उसका जमाना याद आ गया है ना। और भी जिन लोगों ने प्रेस के ऊपर बैन लगा के रखा था, बस वैसा ही कुछ हो रहा है लगता है। ठीक है, खैर प्रेस की भी अपनी लिमिटेशंस हैं, वो बेहतर कर सकते हैं। और तो ये खैर फॉरेन के नेशंस का है ना। हमारे यहाँ फिर भी प्रेस बहुत स्वतंत्र है। ठीक है, पाकिस्तान में बिल्कुल ऐसा नहीं, लेकिन हमारे यहाँ प्रेस फिर भी बहुत सारी चीज़ों को बहुत निष्पक्ष नज़रिए से छापती है। इस मामले में वो बहुत फ्री है। ये अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग कई बार लेकिन ऐसा होता है कि विवाद का कारण बन जाता है। तो ये भी विवाद का कारण कहीं ना कहीं बनता है कि हमारे प्रेस को इतना ज़्यादा नीचे रैंकिंग क्यों दिया गया है। तो आप 3 टुकड़ों में तोड़ लीजिए, 1 से 50, 50 से 100 और उसके बाद 100 के ऊपर। तो नंबर 1 पॉपुलेशन और आपका हथियार, नंबर 3 में आपका यूनिकॉर्न, नंबर 4 में आपका फायर पावर इंडेक्स, नंबर 7 में आपका जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन, नंबर 13 में आपका टेररिज्म, नंबर 38 आपका लॉजिस्टिक, नंबर 40 आपका नवाचार, फिर 40 में आपका इनोवेशन, 46 डेमोक्रेसी, 47 मोबाइल का स्पीड। फिर 80, 85, 86 ऐसे याद कीजिए। 80 में पासपोर्ट, 85 में आपका भ्रष्टाचार, 87 में आपका आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक। 3 वहाँ पे हो गए। फिर आ जाओ इस तरफ, GHI ग्लोबल हंगर इंडेक्स 111। फिर आपका, अच्छा उसको मैंने पढ़ाया नहीं ना आपको, ठीक है अभी मैं पढ़ा दूंगा। 111 में आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स, उसके बाद फिर आपका 117 समावेशी सूचकांक, 126 फिर आपका प्रसन्नता और शांति, 132 HDI और सबसे लास्ट में 161 आपका क्या हो जाएगा, सबसे लास्ट में 161 में आपका हो जाएगा प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। ये है आपका अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। फिर दूसरा है आपका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित स्थान। देखो मैं बताते चल रहा हूं आपको, हिरोशिमा, जकार्ता, जोहानसबर्ग, विनियस, फिर एक SCO का बैठक और एक आपका शिकागो इंपॉर्टेंट, एक आपका जगह है नार्डी, ये इंपॉर्टेंट। ये दोनों भारत के संदर्भ में और अगले 4 ऊपर के। ठीक है, खेल वाले कॉलम में तो हम पढ़ेंगे ही। तो हिरोशिमा में आपका G7 कंट्रीज की बैठक हुई। G7 यानी आपका विकसित देशों का संगठन, जिसमें रूस भी शामिल था। पर 2014 के क्रीमिया को उसने कब्जे में जो कर दिया, क्रीमिया प्राइवेट को, उसके बाद से रूस को उसको बाहर कर दिया गया उसमें से। अब आज की डेट में क्या है वो G7, रूस उसमें भाग नहीं ले रहा है। अब यहीं पर G7 की बैठक का फायदा लेने के लिए, ठीक है, यहाँ पर 2 देश और पहुंच गए, क्योंकि इसमें अमेरिका और जापान शामिल है। तो वहां पर भारत और ऑस्ट्रेलिया भी पहुंच गए अपनी बैठक के लिए। ठीक है, वहां के राष्ट्राध्यक्ष आए हुए थे। तो यहाँ पर क्वाड की बैठक भी हो जाएगी, जिसमें कौन कौन है, भारत भी है और ऑस्ट्रेलिया भी और अमेरिका भी और जापान भी। इन 4 देशों की बैठक भी G7 और ये, ठीक है, 49 G7 की बैठक। जकार्ता में होगा आपका आसियान का सम्मेलन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। अब भारत भी इसका हिस्सा है, मतलब इसके सहयोगी जो सदस्य देश तो नहीं है डायरेक्ट, लेकिन आसियान और भारत में जो सहयोग चलता है, तो भारत भी यहां पहुंच जाएगा। और फिर पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, ये भी यही हो जाएगा। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में यही हो जाएगा। जोहानसबर्ग में आयोजित कर दो आप ब्रिक्स को, जोहानसबर्ग में आप आयोजित कर दो ब्रिक्स की बैठक को। ब्रिक्स में फिर नए देश जोड़ना है, ठीक है, 6 नए देश जोड़ना है। 6 नए देश में आप एशिया से जोड़ो, ईरान, सऊदी अरब, UAE, देखो तीनों भारत के मित्र देशों में गिने जाते हैं। फिर आप जोड़ो मिस्र और इथोपिया, ये आपका अफ्रीका से। और सबसे लास्ट में आप जोड़ दो अर्जेंटीना। ठीक है, वैसे अभी अर्जेंटीना ने मना कर दिया है, बोल रहे हैं, है ना, कि इतने 6 देशों को लेकिन जोड़ने की बात कही थी।
ठीक है। विनियस में आपका नाटो का सम्मेलन, विनियस लिथुआनिया का है, नाटो का सम्मेलन। एससीओ की बैठक ये एक्चुअल में वर्चुअल हुई है, एससीओ की बैठक वर्चुअल हुई है, अध्यक्ष भारत, तो इसीलिए इसके लिए कोई स्थान पर्टिकुलर नहीं दिया गया। और नया सदस्य देश है ना, शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना हुई थी रूस और चीन के बीच में सीमा विवाद को सुलझाने के लिए। बॉर्डर का जो कॉन्फ्लिक्ट है रशिया और चाइना के बीच, तो 96 में ये P5 नाम से स्टार्ट हुआ था। तो मध्य एशिया के देश रशिया, चीन, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान, ये 5 देश। फिर ये 2001 से इसमें उज्बेकिस्तान शामिल हुआ, तब इसका नाम हो गया फिर SCO। क्लियर। फिर 2017 में भारत और पाकिस्तान को इसमें शामिल कर दिया गया, तो 8 देश हो गए। फिर आगे चलकर इसमें ईरान को शामिल किया गया 2022 में, 9 देश हो गए। और 2024 में बेलारूस को शामिल किया जाएगा। 2024 से बेलारूस एक नया कंट्री इसमें शामिल होगा। तो यहाँ के 6 नए देश, मतलब अब 5, और यहाँ से आपका एक देश ये। फिर शिकागो में अंतर्राष्ट्रीय जनजाति संस्कृति महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय जनजाति संस्कृति महोत्सव, ठीक है, एक ये आयोजित किया गया। नारडी में आपका विश्व हिंदी सम्मेलन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्व हिंदी सम्मेलन। नारडी यानी आपका कहाँ है, फिजी, नारडी यानी कहाँ है आपका, फिजी। तो इतने लोकेशंस हमारे पास पूरे के पूरे क्या है, इंपॉर्टेंट है। इतने लोकेशंस हमारे पास क्या है, पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा G7 क्वाड, जकार्ता में आसियान, भारत आसियान पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन। फिर आपका जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स, 6 नए देश शामिल, विनियस में नाटो सम्मेलन। फिर इसमें अध्यक्ष भारत, 2024 से बेलारूस शामिल। शिकागो में भारतीय जनजाति है ना, भारतीय जनजाति संस्कृति महोत्सव। और नारडी में आपका विश्व हिंदी सम्मेलन, ठीक है, विश्व हिंदी सम्मेलन। फिर भारत और आपका, चलो वो सब आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर, हमारे लिए है ना। ये अंतर्राष्ट्रीय जो स्थल है ये बहुत चर्चा में रहे हैं, तो इनको आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। हर साल यहाँ से क्वेश्चंस आते ही हैं, तो आपको इन चीज़ों को बिल्कुल याद करना पड़ेगा। 3rd नंबर पर आते हैं हम अब G20 की बैठकों पर। G20, तो इसको थोड़ा विस्तार से बताना पड़ेगा, आप लोग नोट कीजिएगा, बस इसको मैं बताते चल रहा हूँ, आप लोग नोट कीजिएगा। एक था विकसित देशों का संगठन G7, हम लोगों ने जो पढ़ा अभी 1975 से। एक था विकासशील देशों का संगठन 1989 से। तो ये विकसित और विकासशील देशों का संगठन, इन लोगों ने मिलकर, ठीक है, 1997 में जो आसियान वाला जो एरिया है, ठीक है, वो आपका मतलब सिंगापुर, थाईलैंड, ठीक है, ये सब कुछ देश और दक्षिण कोरिया, इन देशों में एक आर्थिक संकट आया, इकोनॉमिकल क्राइसिस आया। तो उससे निपटने के लिए इन देशों ने 1999 में इन लोगों ने मिलकर एक संघ बनाया जिसका नाम था G20। तो शुरुआत में, ठीक है, शुरुआत में सिर्फ वित्त मंत्री और रिजर्व बैंक के गवर्नर, मतलब सेंट्रल बैंक के गवर्नर, इन्हीं लोग मिलते थे, आपस में 2-2 साल में मिलते आए थे। 2008 में ऐसी पहली बैठक हुई, ठीक है, क्योंकि 2008 में एक वर्ल्ड में इकोनॉमिकल क्राइसिस आया, आर्थिक संकट आया, लेमन ब्रदर्स जो है अमेरिका में, उसके कारण। तो फिर उसके कारण, ठीक है, राष्ट्राध्यक्ष लोगों ने मिलना स्टार्ट किया। तो 2009 में पहली बार, ठीक है, 2009 में पहली बार वॉशिंगटन में इसका सम्मेलन हो, ठीक है, 2009 में पहली बार वॉशिंगटन में इन लोग मिले हैं, ठीक है। तो अब जो बैठकें होंगी, अब वो 2011 से हर साल बैठकें स्टार्ट हो जाएगी, 2011 से हर साल बैठकें स्टार्ट हो जाएगी। 2008 में वॉशिंगटन में मिलेंगे, 2011 से हर साल बैठकें स्टार्ट हो जाएंगी। किसके, लेकिन प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति लोग। तो शुरुआत है आपका 1999, ठीक है, गठन है इसका 1999, ठीक है, किसके लिए, एशियाई संकट से निपटने, एशियाई आर्थिक संकट से निपटने, इसके लिए किसका समूह है, विकसित प्लस विकासशील। तो सारे विकसित भी आ गए, विकासशील भी आ गए। तो विश्व के जीडीपी का आपका 85%
व्यापार का आपका 75% इन्हीं देशों के पास है एशियाई आर्थिक संकट से निपटने। और फिर किनकी बैठक? फाइनेंस मिनिस्टर की एंड आपका बैंक के गवर्नर की, इनकी बैठकें होती थी। 2008 का आर्थिक संकट आया तो फिर कौन आएंगे? राष्ट्राध्यक्ष शामिल होंगे, इनकी बैठक स्टार्ट हो जाएगी। तो ऐसी पहली बैठक कहां होगी? आपका वॉशिंगटन में। और फिर 2011 से ये बैठकें कैसी हो जाएंगी? हर वर्ष। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसका कोई स्थायी मुख्यालय नहीं है, परमानेंट हेडक्वार्टर नहीं है, परमानेंट सचिवालय नहीं है, बल्कि जो देश में बैठक होती है वही उसके लिए सारे के सारी सुविधाएं वो जुटाता है। ठीक है, परमानेंट हेडक्वार्टर नहीं है, जो देश में सम्मेलन हुआ वही उसका होस्ट हो जाएगा। तो ऐसा पिछला सम्मेलन, ठीक है, ऐसा पिछला सम्मेलन 17वां सम्मेलन हुआ है आपका इंडोनेशिया में, बाली में। और आपका 18वां कहाँ हुआ? आपका भारत में, दिल्ली में। और 19वां के लिए किसको चुना गया है? तो ब्राजील को। ये ध्यान रखना है, आगे पीछे दोनों देश। तो भारत को जो अध्यक्षता दी गई, भारत को अध्यक्षता दी गई वो पूरे साल भर के लिए दी गई थी। भारत को अध्यक्षता दी गई थी तो 1 दिसंबर 22 से 30 नवंबर आपका 23 तक, इतने दिन के भारत क्या था? अध्यक्ष। ठीक, तो भारत ने अपनी अध्यक्षता में इसकी जो बैठक, फाइनल जो G20 की जो बैठक बोलते हैं, वो दिल्ली में आयोजित कराया है। डेट इंपॉर्टेंट, 9-10 सितंबर। 9-10 सितंबर कहाँ पर आयोजित किया? तो भारत मंडपम, एक नया मैदान के बगल में, प्रगति मैदान के बगल में इन्होंने एक बड़ा कन्वेंशन सेंटर बनाया है। और इसका थीम रखा क्या है? वसुधैव कुटुंबकम। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला कहाँ होगा? वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, यहाँ से जो निकल के जो आया है वो क्या है कि हम लोग एक G20 उपग्रह भेजेंगे, फिर एक इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना की जाएगी। ठीक है, इसके लिए फिर आपके एक इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना की जाएगी, DPI जिसका नाम की रखा गया है, DPI की स्थापना की जाएगी। ये दो चीजों की स्थापना की जाएगी, है ना, उपग्रह भेजा जाएगा और एक ये। और तीसरा है एक IMEC, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। भारत और यूरोप के बीच जो व्यापार होता था किसी समय में, रोड रूट से मसालों का व्यापार, जिसके लिए लोग आते थे यहाँ और मसाले लेके जाते थे। ठीक है, मांस के प्रिजर्वेशन के यूरोपीय लोग। लेकिन फिर एक समय के बाद जब वहाँ पर आपका अरेबियन आक्रमणकारी, है ना, मतलब आपका उस्मानिया सल्तनत ने, ठीक है, कब्जा किया 1453 में, तो उसके बाद वो रास्ता बंद हो गया। तब वो आपका कौन आ गया? फिर आपका ये वास्को डी गामा आया, अफ्रीका घूम के। फिर आगे चलकर अफ्रीका ना घूमना पड़े बोल के सुएज नहर बनाया गया। तो अभी भी लेकिन सुएज नहर में कोई ना कोई संकट आते ही रहता है, अभी भी आ गया, देख लो। तो भारत ने बोला है कि हम एक अल्टरनेट रास्ता बनाते हैं। ये एक्चुअल चाइना के BRI का जवाब है। ठीक है, चाइना का जो बॉर्डर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसका जवाब है। ठीक है, कि भारत भी यूरोपीय देशों से व्यापार बढ़ाने के लिए समुद्र के रास्ते से वो जाएगा, फिर वहाँ से इजराइल, फिर आपका 2-3 और देश शामिल हो जाएंगे, UAE लोग, और उसके बाद फिर वहाँ से रेलवे लाइन की कनेक्टिविटी देखी यूरोप तक। तो भारत, मध्य पूर्व और आपका यूरोप कॉरिडोर, जिसमें अमेरिका भी मदद करेगा, ठीक है। G20 के सदस्य आप लोगों को याद करना है। मैप ध्यान कर लो वर्ल्ड का, मैं बस लोकेट करा दे रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आप नॉर्थ अमेरिका लो, अमेरिका, कनाडा, अमेरिका, मैक्सिको, 3 देश वहाँ। दक्षिण अमेरिका में आपका ब्राजील और अर्जेंटीना, 2 देश वहाँ, 5 हो गए। ठीक है, मैप पे लोकेट कर लो, आपको तुरंत याद हो जाएगा। मैक्सिको मतलब कनाडा, अमेरिका, मैक्सिको, ब्राजील और आपका अर्जेंटीना। नेक्स्ट आ जाओ आप कहाँ पे? यूरोप में। तो यूरोप में सबसे पहले आप लोग वो 3 महान देश जो पुराने समय में उपनिवेश बढ़ाने को सोचते थे, ठीक है, ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया, इनके बीच लड़ाइयाँ चलते ही थी। ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया।
और फिर अपोजिट में कौन थे वर्ल्ड वॉर में? टर्की, जर्मनी और इटली। ये 6 देश हो गए। ठीक है, सेकंड वर्ल्ड वॉर याद कर लेना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर। और इन सब से निपटने के लिए इन लोगों ने एक संघ बनाया था, यूरो संघ। तो यूरो संघ भी उसमें शामिल हो, यूरो संघ भी उसमें शामिल है ना। मतलब यूरोप के बाकी देशों का भी प्रतिनिधित्व आ गया। 6 देशों का डायरेक्ट भी आया और यूरोपीय संघ के माध्यम से भी आया, तो 7 देश वहां पर। क्लियर? फिर आओ आप अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप में दक्षिण अफ्रीका पहले से था और अफ्रीकन यूनियन को उसमें शामिल कर लिया गया। 55 देशों का समूह है। तो ये हो गए आपका, कितने हो गए थे वहाँ? 5, 7, 12 और यहाँ पर 2, 14। फिर आ जाओ अब एशिया। तो एशिया में ऊपर के चारों देश, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और भारत, ये 4 देश। 18 हो गए, 14, 4, 18। और फिर आप कर लो एक तरफ, कौन सा कर लो आप? ईरान, ठीक है। और आपका क्या कर लो आप? इंडोनेशिया, यूएई और इंडोनेशिया। ठीक है, यूएई और इंडोनेशिया। और सबसे लास्ट में आपका एक देश हो जाएगा, कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। सबसे लास्ट में कौन सा देश हो जाएगा आपका? ऑस्ट्रेलिया। इस तरह से टोटल हमारे पास कितने देश हो गए बच्चों? 21 देश। ये है कंप्लीट G20। ये है कंप्लीट आपका G20। इसकी बैठकें टाइम टू टाइम होते रहती है, हर साल हो रही है अब। ठीक है, तो इस साल की बैठक, ठीक है, G20 फ्रेमवर्क की अलग अलग भारत में बैठक हुई है। छत्तीसगढ़ पढ़ाऊंगा तो रायपुर में क्या हुआ उसको मैं बता दूंगा। तो ये है बच्चों आपका G20 की बैठक, है ना। इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज्यादा। ठीक है, यूरोपीय संघ के अध्यक्ष आपका उर्सुला वॉन डेर, उस दिन जो बताया था, वर्ल्ड के जो टॉपेस्ट पावरफुल जो वुमेन है वो। और फिर यूरोपीय संघ आपका अफ्रीकन संघ के अध्यक्ष अजली उस्मानी, अजली उस्मानी, उनका नाम ध्यान करिएगा। फिर आपका आ जाओ आप इस पे, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। इसमें भारत का स्थान अभी मैंने बताया 111, 125 देशों में। सबसे लास्ट में है आपका सेंट्रल अफ्रीका। ये देश है जो सबसे ज्यादा क्या है आपका भुखमरी का शिकार है। तो इसके अंदर बच्चों, ठीक है, इसके अंदर स्केल होता है ना, यहाँ से कूट वाला क्वेश्चन बन सकता है, इस साल विवादों में रहा है ये। 0 से 9.9, 10 से 19.9, 20 से 34.9, 35 से 49.9 और 50 प्लस, 50 से लेकर 100। तो इसको बोला गया है लो, इसको बोला गया है मीडियम, इसको बोला गया है सीरियस, इसको बोला गया है अलार्मिंग और इसको बोला गया है एक्सट्रीमली अलार्मिंग। तो भारत यहाँ पर है। यहाँ पर कुल 34 देश हैं इस क्षेत्र में और भारत का स्कोर है 28.7। तो ये 4 ऑप्शन में कभी भी पूछ सकता है। ठीक है, 4 ऑप्शन में कभी भी ये पूछ सकता है। और इसके अंतर्गत, ठीक है, इसके अंतर्गत जो शामिल होता है मेल न्यूट्रिशन, फिर चाइल्ड स्टनिंग, चाइल्ड वेस्टिंग, कमर और चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, तो भारत सरकार ने इस पे आपत्ति जारी की। ये आपके आंकड़े व्यर्थ है, फालतू के हैं, इसको बस बोला ओके। ठीक है, सिर्फ इसको बोला है भारत सरकार ने ओके है। और आपका इसके अंतर्गत, ठीक है, इसके अंतर्गत आपका जो इस डेटा को जारी करता है, इस डेटा को जो जारी करता है वो संस्था है, 2 संस्थाएं। ठीक है, वो 2 संस्थाएं हैं। एक है आपका वेल्थॉन गेरहेलाइफ, ठीक है, आप इसको WG याद कर लीजिएगा, वेल्थॉन गेरहेलाइफ। और दूसरी संस्था है कॉन्सर्न वर्ल्ड वाइड, CWW ऐसे याद कर लो, और WG।
WG जर्मनी जी, CWD आयरलैंड। ये दो संस्थाएं हैं, ये दो मिलकर इस डेटास को देती है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर याद कीजिएगा। और यहाँ से कूट वाले क्वेश्चंस जरूर आएंगे, क्योंकि इस साल ये बहुत ज़्यादा विवादों में रहा है। ठीक, इसके बाद हम एक चीज और देख लेते हैं, हम नियुक्तियां, अपॉइंटमेंट। नियुक्तियां से बेटर वर्ड है, ठीक है, अजय बंगा को तो हम लोगों ने देख ही लिया था। चुनाव, भारत के पड़ोस में जब भी चुनाव होगा वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, वो आपका वो अर्जेंटीना में, फ्रांस में, वो आपका नाइजर में, वहां कौन क्या बन रहा है हमको कोई मतलब नहीं। हमको मतलब है हमारे पड़ोसी देशों से। तो हमारे पड़ोसी देश नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव, ये 3 देश का याद होना चाहिए। इसके अलावा एक जो है लगातार जो हमारा विरोध करता है वो है तुर्की, इसका नाम याद होना चाहिए। हमारे पड़ोस में एक और देश है कम्बोडिया, जस्ट बगल में नहीं है लेकिन है फिर भी, इसका नाम याद होना चाहिए। और एक है आपका सिंगापुर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेपाल भगवान राम से कनेक्टेड, क्योंकि माता सीता कहाँ से थी, माना जाता है जनकपुरी, जो कि अब नेपाल में है ना, जनकपुर जो है कहाँ, अब नेपाल में। तो राम, भगवान राम से संबंधित कर लेना, रामचंद्र पौडेल, नेपाल के नए राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल। फिर बांग्लादेश में पूरे विपक्ष को चुप करा दिया गया है। अभी जो इलेक्शन हुआ, शेख हसीना जो जीती, पूरे विपक्ष को चुप करा दिया गया। शहाबुद्दीन चुप्पू, अरे नाम है बस, और क्या है, कनेक्ट करना सीख लेना, एग्जाम तक याद रखना है आपको। शहाबुद्दीन चुप्पू बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति। फिर आपका मालदीव लगातार विवाद में है, मोहम्मद मुइज्जू, मालदीव मोहम्मद मुइज्जू, MMM ऐसे याद कर लो आप, मोहम्मद मुइज्जू। फिर कंबोडिया में डॉक्टर हुन मार्नेट बगल में ही है। तुर्की में तैयब एर्दोगन, ठीक है, तीसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं तैयब एर्दोगन। सिंगापुर बहुत इंपॉर्टेंट है, थरमन शनमुरत्नम, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरे हिसाब से अगर हमारा PSC परंपरा को कायम रखा, थरमन शनमुरत्नम, ठीक है, थरमन शनमुरत्नम, ये भारतीय मूल के हैं जो वहां राष्ट्रपति बने हैं, तो एक नाम ये आपका रामचंद्र पौडेल, ये इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेश शहाबुद्दीन चुप्पू, ये इंपॉर्टेंट है। मालदीव, ये तो लगातार देख ही रहे हो आप, बाइकॉट मालदीव, मोहम्मद मुइज्जू। तुर्की तैयब एर्दोगन। कंबोडिया हुन मार्नेट, ठीक है। बाकी अनावश्यक जो है जहां पर भी चुनाव हुआ है वो हमारे इतने अधिक काम का नहीं, ठीक, तो इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। फिर ये 3 इंपॉर्टेंट था आपका, है ना, आपका स्थान, लोकेशन, आपका फिर रैंकिंग, और फिर आपका ये इलेक्शन। अब आते हैं हम लोग मिसलेनियस पे। जैसे G20 हुआ, वैसे ही एक होता है GPAI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक भागीदारी, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसका गठन हुआ है 2020 में, कोरोना के समय। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वैश्विक भागीदारी, इसमें 29 देश है, 28 प्लस यूरो संघ। और 12 दिसंबर से, ये इंपॉर्टेंट है ना, 12 दिसंबर से इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया है, भारत को। इस साल 12 दिसंबर 2023 से भारत को इसका अध्यक्ष बनाया गया है, अभी रिसेंट में, है ना। GPAI का अध्यक्ष कौन है, अभी 1 साल के लिए कौन रहेगा, आपका भारत इसका आपका अध्यक्ष बने रहेगा, ठीक है, भारत इसका अध्यक्ष बने रहेगा। तो मिसलेनियस में पहला ये लिख लो। दूसरा एक नाम लिखना आप लोग, क्रिस्टीना कोच।
तीसरा नाम लिखना आप लोग टेलर स्विफ्ट, फिर आपका सॉम ऑल्टमैन, और फिर आपका लियोनेल मेसी। क्रिस्टीना कोच चंद्रमा की परिक्रमा करने वाली पहली महिला। ये वर्ल्ड लेवल पर इंपॉर्टेंट हो गया। टेलर स्विफ्ट हो गया आपका टाइम पर्सन ऑफ द ईयर। टाइम ने जो अवार्ड दिया है, टाइम पत्रिका में, तो ये पर्सन ऑफ द ईयर, ये हो गया आपका पर्सन ऑफ द ईयर। सेकंड नंबर पर हो जाएगा आपका सॉम ऑल्टमैन जो है सीईओ ऑफ द ईयर, और ये आपका हो जाएगा एथलीट ऑफ द ईयर। ये सारे नाम इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, आप लोग जरूर याद कीजिएगा, ठीक है। रिसेंट में ये सब अवार्ड मिला है, तो ये सारे नाम आपके काम के हो जाएंगे। तो एक जीपीएआई, क्रिस्टीना कोच, उसके बाद फिर आपका टेलर स्विफ्ट, सॉम ऑल्टमैन, लियोनेल मेसी। एक नाम और याद कर लीजिए आप लोग, दलाई लामा। 1959 में तिब्बत छोड़कर भारत आ गए थे, तो उनको 1959 का रमन मैग्सेसे अवार्ड अब जाकर मिला है, लेकिन ईयर कौन सा है आपका 1959। रवि कन्नन को जो मिला है अवार्ड आपका, वो था आपका अभी का इस साल का रमन मैग्सेसे। वैसे ही दलाई लामा को 1959 का रमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया है, लेकिन वो कब दिया गया है, वो इस साल दिया गया है, ठीक है, इस साल दिया गया है। तो ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। फिर अब हम चलते हैं और भी मिसलेनियस चीजों पर। ऐसे ही मैंने आपको पाइपलाइन कल बताया था, है ना। एक है फिर हमारे पास, भारत ने देखो पड़ोसी देशों की सहायता की है, तो अफगानिस्तान को, पड़ोस में अफगानिस्तान को हम लोगों ने गेहूं भेजा, इतना गेहूं भेजा। फिर बांग्लादेश को 20 लोकोमोटिव दिए, और आपका वियतनाम को, वैसे इसको शायद कल क्लास में नोट कर चुके थे हम लोग, युद्धपोत से लैस आईएनएस कृष्णा, ठीक है, मिसाइल से लैस युद्धपोत आईएनएस कृष्णा, ये सौंपा हम लोगों ने। ये हमारे 3 देश। एक इंपॉर्टेंट है आपके पास फिनलैंड, ये नाटो का, जिसका गठन 1949 में हुआ था, इसका 31st मेंबर बना, 31st मेंबर ये बन गया इंटरनेशनल लेवल पर फिनलैंड, ठीक है। नाटो यानी आपका सैन्य गठबंधन है, जो आपका पश्चिमी यूरोप के देश, ठीक है, वर्ल्ड वॉर जब हुआ तो वर्ल्ड फिर 2 टुकड़ों में बढ़ गया। एक वो लोग जो पूंजीवादी विचारधारा के समीप आ गए, अमेरिका के समीप, एक वो जो साम्यवादी विचारधारा के समीप आ गए, रशिया के समीप। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो ईस्टर्न यूरोप है, उन देशों के ऊपर प्रभुत्व हो गया था सोवियत संघ का, उनकी विचारधारा का, साम्यवादी विचारधारा। जैसे आपका पोलैंड हो गया, आपका पूर्वी जर्मनी को 2 भागों में बांट दिया गया, पश्चिमी जर्मनी अमेरिका के प्रभुत्व में, पूर्वी जर्मनी आपका रशिया के प्रभुत्व में। तो अमेरिका ने पश्चिमी यूरोप के देशों के साथ मिलकर एक गठबंधन बनाया जिसका नाम है नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसके तहत ये एक मिलिट्री संगठन है। इसके किसी भी सदस्य पर आक्रमण करना यानी नाटो पर आक्रमण करना माना जाता, और नाटो उसका जवाब देता। तो यूक्रेन नाटो में शामिल होने की कोशिश कर रहा था, और रशिया ये मानते आया है कि कभी न कभी यूक्रेन उसका पार्ट था। तो रशिया को लगता है कि अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हो गया तो पश्चिमी देशों की सेनाएं उसकी बॉर्डर्स तक पहुंच जाएंगी और उसके ऊपर कब्जा कर लेंगी, इसीलिए वो यूक्रेन पर कब्जा कर रहा है और अगल बगल के देशों को भी डरा रहा था। तो फिनलैंड नहीं डरा और वो 31st मेंबर बन गए। फिर एक देश है हमारे पास जर्मनी, जो 2011 की सुनामी आई थी जापान में, तो उसके बाद जर्मनी ने बोल दिया कि हम अपने बचे हुए परमाणु संयंत्रों को बंद करेंगे, ये खतरनाक हो सकता है। तो इनके पास 3 परमाणु संयंत्र बचे थे, तो अब क्या कर दिया उन्होंने, पूरा का पूरा बंद, ठीक है। ये पावर एनर्जी के लिए दूसरे सोर्सेस का इस्तेमाल करेंगे।
ठीक है, ये मिसलेनियस आपका ये चीज़ है। फिर आपका है जो फिलिस्तीन ने जो आक्रमण किया, फिलिस्तीन ने इजराइल पर आक्रमण किया, तो इसका नाम दिया है ऑपरेशन अल अक्सा। और बदले में इजराइल ने जो फिलिस्तीन पर आक्रमण किया, इसका नाम दिया उन्होंने ऑपरेशन आयरन सोर्ड, ऑपरेशन आयरन सोर्ड। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट है इंटरनेशनल लेवल पर, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है इंटरनेशनल लेवल पर। तो ये सारी चीज़ों को आप लोग ध्यान कीजिएगा, ठीक है, सारी चीज़ों को आप लोग ध्यान कीजिएगा। दो चीज़ें और आपके लिए इम्पोर्टेंट है, डेट जो है, एक होता है अर्थ आवर और एक होता है अर्थ ओवरशूट डे। अर्थ आवर और आपका अर्थ ओवरशूट डे। अर्थ आवर जो बन रहा है मार्च का चौथा शनिवार है ना, उस दिन शाम के समय पूरे बिजली को बंद कर दिया जाता है, मतलब घर की जो लाइट्स है उसको बंद कर दिया जाता है पर्यावरण को सेफ रखने के लिए, है ना, उसको बोला जाता है अर्थ आवर। अगर कभी भूल भी जाओ तो ध्यान कर लेना, शनिवार, मार्च का चौथा शनिवार, लास्ट शनिवार जो पड़ता है वो आपका जो पीएससी का पेपर होता है वो ध्यान कर लेना, फरवरी संडे हो रहा है उससे काउंट कर लेना। फिर अर्थ ओवरशूट डे आपका साल भर के जितने संसाधन हैं उसको हम कितना पहले, साल भर के लिए जो संसाधन पृथ्वी माता ने हमको दिया है उसको हम कितना पहले प्रयोग कर ले रहे हैं। तो 2023 का जो हमारे पास संसाधन था जिसको हमको साल भर चलाना था उसको हम लोगों ने 2 अगस्त को खत्म कर दिया, और बाकी अब हम जो यूज कर रहे थे वो किसका है, हमारे फ्यूचर के जनरेशन का, उनके हिस्से का हम लोग यूज कर रहे हैं। तो ये एक डे मनाया जाता है वर्ल्ड लेवल पर, है ना। सिर्फ कोरोना के समय ये सितंबर गया, बाकी पिछले कुछ वर्षों से ये अगस्त और जुलाई तक भी आ चुका है, यानी 7 महीने में हम 12 महीने का पूरा सामान को सफाचट कर जा रहे हैं। बड़े निर्दयी लोग हैं हम लोग, है ना, फ्यूचर का कुछ भी नहीं सोच रहे हैं। चलो इसके बाद आगे चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय को सारा आज की क्लास में हम समाप्त कर लेंगे। तो मोदी जी की यात्रा, हमारे प्रधानमंत्री जो है मोदी जी, इनकी यात्राओं के बारे में सुन लो। तो एक तो इनकी यात्रा रही कहाँ की, यूएसए की। तो यूएसए में सेकंड भारतीय राष्ट्राध्यक्ष जिनको बुलाया गया, इसके पहले जब भी जाते हैं वो अपने उससे गए हैं, ठीक है, हाउडी मोदी है जो कुछ भी है, तो वो अपना वहां के भारतीयों के निमंत्रण पर गए, राजकीय सम्मान के साथ इस बार बुलाया गया है ना। वहां के जो राष्ट्रपति, उन्होंने सबसे पहले मनमोहन सिंह जी को बुलाया था, ठीक है, पिछले 70 साल में, और यूएसए में सेकंड भारतीय राष्ट्राध्यक्ष जो मेहमान के तौर पर गए हैं, ठीक है, मेहमान के तौर पर जाने वाले, ऑफिशियल मतलब उनके बुलावे पे जाने वाले। फिर मोदी जी की एक यात्रा है आपकी फ्रांस की, एक यात्रा है आपकी ग्रीस की, एक यात्रा है आपकी यूए की। तो फ्रांस के साथ जो यात्रा हुई है, फ्रांस, अभी देखो फ्रांस के जो आपके राष्ट्रपति वो हमारे यहाँ अभी गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि बनकर आए हैं। गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि बनकर आए हैं कौन, फ्रांस के नवनियुक्त मतलब राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, ठीक। तो वो ध्यान कर लेना, अगले साल काम आएगा। पिछले साल अब्दुल फतह अल सीसी थे, इस साल आपका फ्रांस के राष्ट्रपति। तो फ्रांस के साथ भारत ने एक समझौता भी किया है। फ्रांस का फिर यहाँ का जो राष्ट्रीय सम्मान है द लीजन, ठीक है, द गॉड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर, ये मोदी जी को मिला है, ठीक है, इसी दौरे में उनको ये, ठीक है, इनको ये सम्मान मिला। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीय सम्मान, द गॉड क्रॉस ऑफ लीजन ऑफ ऑनर
और दूसरा इम्पोर्टेंट, फ्रांस के साथ एक 2047 के लिए एक समझौता किया गया है। एक समझौता किया गया है, इस समझौते का नाम है हॉराइजन 2047। भारत की आज़ादी के 100 वर्ष पूरे हो गए रहेंगे, हॉराइजन 2047। ऐसे ही ग्रीस का भी एक राष्ट्रीय सम्मान है, ठीक है, ग्रीस का भी एक राष्ट्रीय सम्मान है, द ग्रैंड क्रॉस ऑफ लीजन ऑफ ऑनर, ये भी सेम है, ठीक है, ये भी सेम है। फिर आ जाओ आप यूएई के दौरे पर। उनका जो यूएई का जो दौरा हुआ ये इम्पोर्टेंट है, अब हमारे मित्र देश बनते जा रहे हैं, तो इनके साथ एक समझौता हुआ है सीपा, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, सीपा समझौता। इसके तहत हम लोग अपना आपसी मुद्रा में व्यापार करेंगे, ठीक है, आपसी मुद्रा में, रुपए में। डॉलर को हमको फायदा नहीं पहुंचाना है, हमको अपनी करेंसी को फायदा पहुंचाना है। हम वहां से तेल खरीदेंगे, रुपए देंगे, वो हमसे गेहूं खरीदेगा, हम उस हमारा रुपए को हम लोग वापस ले लेंगे, है ना, बिल्कुल एज सिंपल। और फिर ये 100 अरब डॉलर तक पहुंचाना है। अभी 85 अरब डॉलर है, तो 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य। ये है मोदी जी के दौरे से निकलकर सामने आई बातें। 3-4 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम लोगों ने नोट किया है, ठीक है, जो हम लोगों ने नोट किया है। तो हम अगर चीजों को इस रूप में ले लें तो ये आसान है, ठीक है, हम लोग अगर इन चीजों को इस रूप में ले लें तो ये आसान है, अंतर्राष्ट्रीय वाला भी। ऐसा कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है ना, ऐसा कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है, बस आपको बांटना सीखना पड़ेगा, ठीक है, बस आपको बांटना सीखना पड़ेगा। तो चलिए आज की क्लास हम ओवर करते हैं। इसके पहले एक इम्पॉर्टेंट आपको सूचना दे रहा हूँ मैं, जो बच्चे मेरी क्लास लगातार अटेंड कर रहे हैं ना, यहाँ हो चाहे कहीं पर भी हो, तो उन लोगों के लिए मैंने करंट को, देखो सिर्फ पढ़ना काफ़ी नहीं होता, पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चन पेपर बनाना चाहिए। पढ़ने के बाद डेफिनेटली आप क्वेश्चन पेपर बनाइए। तो क्वेश्चन पेपर मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैंने डाल रखा है, ठीक है, उज्ज्वल एकेडमी नाम से ही है। मेरे मोबाइल नंबर से सर्च करेंगे तो फिर आपको वो भी मिल जाएगा, 8103203451। इसी नंबर पर मेरा टेलीग्राम चैनल है उज्ज्वल एकेडमी नाम से। तो उसमें मैं क्वेश्चन पेपर मैंने दे रखा है, ठीक है, 50 क्वेश्चन का है। इकोनॉमिक्स तक जहाँ तक मैंने पढ़ा लिया था लास्ट क्लास तक, वो सारा का सारा क्वेश्चन के फॉर्म में है, ठीक है। तो उसको आप क्वेश्चन पेपर जरूर दीजिए आप लोग, ठीक है। उससे मिलते जुलते प्रश्न जहाँ पर भी सामने आएंगे तो आप लोग डेफिनेटली बनाएंगे। और ये पूरा का पूरा जो करंट में पढ़ा रहा हूँ साल भर का निचोड़ है ये, ठीक है। अब मुझको लग रहा था कि 15 क्लास लग जाएंगे, लेकिन इसमें एक्चुअल में ये थोड़ा फास्ट हो जा रहा है ना, इसमें ऑनलाइन मोड में जब मैं दे रहा हूँ, क्योंकि 2 वे कन्वर्सेशन नहीं है, क्योंकि क्लास में मैं बच्चों को मैं पूछता हूँ ऑफलाइन क्लासेस में, तो लगभग 1.25 घंटे की जो क्लास है वो बहुत जल्दी अच्छे 40-45 मिनट में हो जा रही है। तो आप लोग इसको याद कीजिए, आज की क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, ठीक। तो चलो फिर मैं मनीष चंद्राकर आप लोगों से विदा लेना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।